साथियों, नमस्कार। और आपका मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज फिर एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर एक वीडियो आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। आशा है आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। देखिए साथियों, हमारे देश में शुरू से ही ऐसी स्थिति देखने में आती रही है कि हमारी जो कौम है ना, ये हमारे देश के जो बासिंदे हैं, जो हमारे देश में रहने वाले लोग हैं, वो चाहे किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करते हों, वो लोग जो हैं बहुत ज़्यादा सहिष्णु हैं। सहन करते रहेंगे लेकिन प्रतिकार नहीं करेंगे, चाहे कोई आपके ऊपर कितना भी बड़ा जुल्म कर रहा हो। प्रतिकार से मतलब मेरा ये नहीं है कि आप किसी सभ्य और किसी ईमानदार और किसी भी जो है बेचारे निरीह व्यक्ति के ऊपर विवाद करना शुरू कर दें, ये मतलब नहीं है मेरा। मेरा मतलब यह है कि कोई अगर आपके सामने आपके साथ जुल्म कर रहा है तो आपको उसका जवाब तो देना ही चाहिए ना, क्योंकि ये न्यायिक सिद्धांत भी है कि जुल्म को सहना भी उतना ही बड़ा पाप है जितना जुल्म करना। लेकिन इस चीज़ को हमारी पीढ़ियां समझ नहीं पाई हैं, क्योंकि हम लोग जो हैं ना, वो शुरू से ही बहुत ज़्यादा स्वार्थी रहे हैं। पता नहीं इस भूमि की जलवायु में, इस भूमि के पानी में, इस भूमि के खाद्यान्न में कोई इस तरह का असर था या किस तरह की चीज़ थी, समझ से बाहर है कि हम लोग शुरू से ही स्वार्थी रहे। कितने लोग यहाँ आए, मुगल आए, लोधी आए, टीपू सुल्तान आया, हून आए, सिकंदर आया, पोरस आया, सिकंदर आया, पोरस तो नहीं आया, सिकंदर आया। तो ये इस तरह के जो लोग आए, ये हमारे देश पर शासन करके चले गए। अंग्रेज आए, लगभग 200 साल शासन किया अंग्रेजों ने। हमारी कमजोरियों के कारण किया ना। क्या थी कमजोरी? कमजोरी ये थी कि हम छोटे छोटे हिस्सों में बटे हुए थे। हम इतने स्वार्थ में लिप्त थे कि दूसरे को देख करके जलते थे। ये चाहते थे कि केवल हम ही पनपे, हम ही सब कुछ रहें, दूसरा ताकतवर ना हो जाए। इसी का कारण ये रहा कि उस टाइम जब ये लोग आए तो छोटे मोटे राजे रजवाड़े जो थे वो इनके साथ समझौते करते चले गए। और उन आने वालों ने मैं तो उनको लुटेरे बोलता हूँ, उन लुटेरों ने हमारी इस कमी को पकड़ा और उसी का परिणाम हुआ कि हमारे देश के ऊपर हजारों साल तक शासन किया गया। आप ये देखिए, थोड़े से लोग आए, इतने बड़े देश में इतनी जनता, और कुछ लोग आए और वो कुछ लोग आकर के हमारी ही जनता को अपनी फौज बना के यहाँ पे शासन करते रहे। और हमारे ही लोग जो उनके फौजी थे वो हमारे ही लोगों को मारते रहे, पीटते रहे, उन पे अत्याचार करते रहे और हम कुछ नहीं कर पाए। इसका मुख्य कारण यही है कि हमें देश से या अपनी मातृभूमि से कोई लेना देना नहीं था। हम स्वार्थ में थे। हम हमेशा इस चीज़ में लगे रहते थे, इस बात के लिए तत्पर रहते थे हर समय
कि कहीं से कुछ भी हाथ लग जाए उसे ले लो, बटोर लो, ऐश करो, मौज करो। जो दूसरा मर रहा है उसको मरने दो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। यूनिटी खत्म थी बिल्कुल, और उसी का लाभ उन्होंने उठाया। ऐसा भी नहीं है कि हमारे देश में सब कमज़ोर लोग ही पैदा हुए हैं, नहीं, बहुत बलवान लोग आज भी बलवान हैं। दुश्मन को देखिए कि कैसे धूल चटाते हैं, कोई कमी नहीं है ताकत में। और महाराणा प्रताप हुए, शिवाजी महाराज हुए, संभाजी महाराज हुए, पृथ्वीराज चौहान हुए, लक्ष्मीबाई हुई, अहिल्याबाई हुई, न जाने कितनी हुई। महिलाएं भी हुई हैं, पुरुष भी हुए हैं। उन्होंने उन आक्रांताओं से लोहा भी लिया है, लेकिन वो तो उनको खदेड़ देते। यहाँ हमारी हमारी बहादुरी कोई कम नहीं थी, लेकिन कम क्या था? कम ये था कि हमारे ही कुछ लोग अपने स्वार्थ में लिप्त होकर के जयचंद बन गए थे, और इन जयचंदों ने देश का बेड़ा गर्क किया है। और ये जयचंद खाली उसी दौर में नहीं हुए हैं, ये जयचंद शुरू से चले आ रहे हैं, जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। सतयुग को छोड़ दीजिए आप, द्वापर युग, त्रेता युग और अब कलयुग आ रहा है। तीनों युगों में हुए हैं, आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। जयचंदों की शुरू से कोई कमी नहीं है। ऐसी मानसिकता इंसान की बन गई है कि वो अपने को ही देख रहा है केवल, उसे कोई मतलब नहीं किसी से भी, उसका अपना उल्लू सीधा होना चाहिए, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। और इन्हीं सब चीज़ों के और इन्हीं मानसिकताओं की वजह से आज हम कहाँ खड़े हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, आप सबके सामने है स्थितियाँ सारी। आप देखिए, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, मुझे क्षमा करें अगर मैं गलत हूँगा। सन 42 के आसपास द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। उसमें अंग्रेज़ों ने हमारे देश के फौजियों को, जो हमारे देश के फौजी थे यहाँ अंग्रेज़ों के शासनकाल में, उनको कहा कि आपको भी लड़ना है। फौजियों ने मना किया। अंग्रेज़ों के सामने एक ही प्रपोजल रखा कि हम एक ही कंडीशन पे लड़ेंगे कि ये विश्व युद्ध खत्म होने के बाद में आप हमारे देश को छोड़ के चले जाएं। ये थी देशभक्ति, क्योंकि वो भी समझने लगे थे कि अगर इस तरीके से ही चलता रहा तो आज अंग्रेज हैं, कल को कोई और आएगा, ये देश हमेशा गुलाम बना रहेगा। उस द्वितीय विश्व युद्ध में खाली हम ही प्रभावित नहीं हुए या और देश प्रभावित नहीं हुए, उस विश्व युद्ध में जर्मनी भी प्रभावित हुआ था। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जर्मनी भी प्रभावित हुआ था। उसके बाद जब विश्व युद्ध समाप्त हो गया, दोबारा सरकार आई जर्मनी में, और उन लोगों ने अपने नियम कायदे बनाए और देश को आज की स्थिति में बुलंदियों में पहुंचा दिया। और हम कहाँ खड़े हैं अब आप ये देख लीजिए। हम ज़्यादा से ज़्यादा उनसे 3 या 4 साल बाद, लोग तो आज़ादी कहते हैं कि आज़ादी आज़ादी नहीं थी, केवल पावर का ट्रांसफ़र करके गए हैं अंग्रेज लोग कि हम अपनी पावर, जो हमारी अपनी पावर थी, हमारी अपनी शक्ति थी, हमारी अपनी सरकार थी, उसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आपको दे रहे हैं,
आप अपने तरीके से अपनी सरकार चलाइए। और हमारे उस समय पे सन 47 में हमारे देश में कोई कमी थी क्या लड़ने वाले लोगों की? हमारे बच्चे भगत सिंह, चंद्रशेखर, अशफाक उल्लाह खां, खुदीराम बोस, ऐसे ऐसे न जाने कितने हुए हैं। लोहा लिया उन्होंने, अपनी कौम के लिए लड़े, लेकिन वो क्यों इस मानसिकता से लड़ाई कर रहे थे अंग्रेजों से? वो इसलिए कर रहे थे कि उनमें स्वार्थ की भावना नहीं थी, उनमें देशभक्ति की भावना थी। वो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे। लेकिन बाकी जो लोग थे, बाकी जो जिनके लिए वो लड़ रहे थे, वो लोग न आज देशभक्ति की भावना रखते हैं, न उस समय रखते थे। सत्ता के भूखे शुरू से रहे हैं। अगर सत्ता के भूखे ना होते तो विदेशी आकर के हमारे ऊपर शासन ना करते। उस टाइम भी हम लोगों को ये था कि हम इनके साथ लग जाएं और इनके साथ लग के सत्ता पे हम आ जाएं और जो सत्ता पे बैठा है उसको उतार के फेंक दें। सत्ता का सुख हम भोगें। और आज यही स्थिति है। सत्ता का सुख भोगने के लिए आज भी इसी तरह की चीज़ें की जा रही हैं। और राजनीति ने तो हमारे इस देश का ऐसा बेड़ा गर्क किया है कि जिसकी मिसाल आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। इतनी अब तो स्थिति ये हो गई है, हमें शर्म आती है ये कहते हुए कि अब स्थिति ये हो गई है देश में कि जिसके जो दिल में आता है वो कह के और बकवास करके निकल जाता है। और 2-3 शब्द ढूंढ लिए कहीं से कि एक तो ढूंढ लिया है कि साहब अभिव्यक्ति की आज़ादी, दूसरे और भी शब्द हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये थोड़ा ही है कि आप किसी की माँ को गाली दो, आप किसी को विभत्स तरीके से गालियाँ दो और मंच के ऊपर खड़े होकर के ऐसी ऐसी गालियाँ दो जिन्हें कोई सुनना भी पसंद ना करे, जिनको सुनकर के गर्दन नीचे हो जाए। और उसका प्रभाव क्या हो रहा है? उसका प्रभाव यह हो रहा है कि हमारी बहन बेटियां भी इससे प्रभावित हो रही हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप देख लीजिए, जाइए सोशल मीडिया साइट्स पर, तो वहाँ देखिए बहन बेटियों की क्या स्थिति है। सरेआम अपने वीडियोज से पैसे कमाने के चक्कर में, अपने घिनौने स्वार्थ में वो इतनी अंधी हो गई हैं, ये सब भूल गई हैं कि हम ये क्या कर रहे हैं। जो शर्म और हया एक महिला का गहना होता था, वो लबादा उतार के रख दिया। ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग करती हैं अपने वीडियोज में जिनको हम किसी महिला के सामने कह भी नहीं सकते। वो शब्द महिलाएं अपने मुंह से बोल रही हैं। मैं तो मेरे सामने आ जाते हैं इस तरह के वीडियो, मैं नहीं देखता उनको, हटा देता हूँ। लेकिन हैं महिलाएं ये नहीं कह सकती कि आप हमारे ऊपर खामखा इल्जाम लगा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप खोलिए और देखिए,
क्या हो गया देश की महिलाओं को? क्यों नहीं इन महिलाओं का बाइकआउट करते आप लोग? जो जो अभिव्यक्ति की आज़ादी का नाम लेकर के हमारी संस्कृति का बेड़ा गर्क कर रही हैं। हमारे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता होगा उसका जब वो देखते होंगे। क्यों नहीं देंगे वो इस तरह की गालियाँ? आप रोक पाएंगे उनको? जब आप अपने मुंह से बोलते हैं तो अगर आपका बच्चा भी उसी चीज़ को रिपीट करता तो आपकी हिम्मत नहीं है कि आप उसको रोक दें। इस तरह की स्थितियां देश के अंदर पैदा कर दी। अभी ये ईरान वगैरह की लड़ाई चल रही है, अमेरिका ईरान की लड़ाई, युद्ध तो बंद है लेकिन संकट अभी भी बना हुआ है। देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया, इसके ऊपर एक वीडियो बना करके मैंने डाला है, आप उसको जा करके देख सकते हैं मेरे वीडियोज़ में। अभी 2-3 दिन पहले मैंने डाला है। अब आप ये देखिए कि इंतहा हो गई है कि अब प्रधानमंत्री ने आह्वान किया तो सारी प्रदेशों के मुख्यमंत्री और मंत्री और नेता लोग जो हैं, हाँ जी हम खर्चा घटाएंगे, हम नहीं वो करेंगे, हम जो है काफिले घटा दिए गए, अपने मोटरसाइकिलों व स्कूटर पे चलना शुरू कर दिया गया है। एक एक नेता, एक एक मंत्री जो 8-8, 9-9 गाड़ियां लेकर के आगे पीछे काफिले में चलता था, क्या वो देश की जनता को ये बताने की चेष्टा करेंगे कि आज आप प्रधानमंत्री जी के कहने से 1 या 2 गाड़ियों पे आ गए, और जब आप 8 और 9 गाड़ी लेकर के चलते थे उनमें क्या होता था? क्यों लेकर के चलते थे? जब आपका काम आज 2 गाड़ियों से चल रहा है तो आपको क्या जरूरत पड़ गई थी 8-9 गाड़ियां लेकर के? केवल रुतबा दिखाने के लिए, केवल अपनी शान दिखाने के लिए कि मैं विधायक हूं। राजनीति की स्थिति बहुत गंदी है। देखिए, आप लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि सचेत रहिए, चाटुकारिता और चमचागिरी छोड़ दीजिए इन नेताओं के, इनको पूछना बंद कर दीजिए, ये सड़क पे आ जाएंगे। विदेशी देश जो हमारे समकालीन थे, जो हमारे देश की जो पावर ट्रांसफर हुई थी 47 में, उसके आसपास ही जिन और देशों से उपनिवेशवाद खत्म हुआ, वो आज कहाँ है और हम कहाँ हैं? ये अंतर देखना बहुत आवश्यक है। कारण बिल्कुल स्पष्ट है कि वहां के राजनेताओं ने देश को सर्वोपरि रखा, अपनी मातृभूमि को सर्वोपरि रखा, और उसको सर्वोपरि रख करके उसके लिए जो कर सकते थे वो किया। वहाँ काफिला संस्कृति नहीं है दूसरे देशों में, वहाँ संस्कृति है अपने देश को आगे ले जाने की। यहाँ संस्कृति है काफिला, चाटुकारिता, जिसके जितने चमचे वो उतना ही बड़ा नेता। ये स्थिति यहाँ हो गई है। आज दिखाई दे रहा है आप लोगों को कि भाई 2 गाड़ियों से काम चल सकता है। आज से पहले क्यों नहीं किया आपने? अगर आप आज से पहले कर देते तो देश कहाँ होता, कितना पैसा बचता? जो हमें डॉलरों में पेमेंट करना पड़ रहा है, डॉलर की क्या हिम्मत थी जो इतनी ऊंचाई पे पहुंच जाता वो?
उसको इतनी ऊंचाई पे पहुंचवाने में कुछ ना कुछ योगदान हमारा भी है। और फिर इन सब चीज़ों को तो सोचते नहीं हैं और क्रिटिसाइज करने बैठ जाते हैं कि साहब सरकार ने ये घोषणा कर दी, सरकार ने देश को बर्बाद कर दिया। देश को बर्बाद सरकारों ने नहीं किया, देश को बर्बाद आप लोगों की मानसिकता ने किया, जनता ने किया। ये कहने में कोई संकोच नहीं, आप लोगों ने किया देश को बर्बाद, क्योंकि आप लोगों ने उन नेताओं को अपने सिर के ऊपर बिठा लिया, उनको वो सम्मान देने की कोशिश की आप लोगों ने जो जिसके वो पात्र भी नहीं थे। एक दिल का मैला, गंदगी से भरा हुआ और अनपढ़ नेता कि आप चरणों पे हाथ लगाते हैं। क्या है उसके अंदर? कौन सी क्वालिटी देख करके आप उनके पैरों को छूते हैं? ऐसा क्या है उसके अंदर? केवल चमचागिरी के अलावा और कुछ है? नहीं है। देखिए साथियों, अगर ये देश नहीं रहा, याद रखिएगा, जो स्थितियां चल रही हैं, अगर इन स्थितियों को आप लोगों ने समझदारी से इन पे काम नहीं किया, अपनी आदत को, अपने स्वार्थ को नहीं छोड़ा, तो ये देश दोबारा फिर गुलामी झेलने की स्थिति में आ जाएगा। आज की बात याद रखना, हम दुनिया में रहें या न रहें, हम इस देश की पीढ़ियों को बताना चाहते हैं। ऐसे ऐसे नेता आते हैं। जवाहरलाल नेहरू आए, जब तक कांग्रेस रही इस देश में, आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जितने भी शिक्षा मंत्री कांग्रेस की सरकार में आए हैं इस देश में, सभी मोमडन। और इसी कारण से उनके रहते हुए बाबर, तुगलक, औरंगजेब, अकबर, हुमायूं, शाहजहां, ये पढ़ाया गया आप लोगों को। महाराणा प्रताप का एक चैप्टर होता था हमारे वीरों का, और पूरी किताब भरी रहती थी इनके गुणगान से। किया किसी ने विरोध? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें क्या लेना देना यार, मैं क्यों विरोध करूं, दूसरा करेगा ना, मुझे क्या जरूरत है। ये मानसिकता बनाई आप लोगों ने, उसी का परिणाम है ये। शिक्षा का स्तर कितना गिरा हुआ है इस समय। बजट भी नहीं है सरकार के पास शिक्षा के लिए, बताइए आप। तो हमारे बच्चे विदेश क्यों ना जाएं फिर पढ़ने के लिए? कहते हैं साहब विदेश चले जाते हैं बच्चे, यहाँ नहीं रहते। क्या करें यहाँ रह के? शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए तो सरकारों के पास बजट ही नहीं है। बजट किस चीज का? काफिलों में तेल डालने का, 8-8, 9-9 गाड़ियां लेकर के चलने का, एक एक मुख्यमंत्री के साथ में 300-300 सिपाहियों की फौज चलती है। ऐसा क्या हो गया भाई? उसको इतना बड़ा कौन सा खतरा है कि 300 से सिपाही उसकी सुरक्षा करेंगे? हद हो गई है बिल्कुल। यही तो चीजें हैं जिनसे संभलने की जरूरत है। नहीं संभलोगे तो देश को खो दोगे, और फिर या तो गुलाम बन के रहना होगा इस देश में, और या इस देश को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह जाओगे तो वहाँ घुसपैठिए कहलाओगे। याद रखना। हम तो आपको इस वीडियो के माध्यम से सचेत करना चाहते हैं, आगे आप जाने। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि लोगों में कुछ जागृति आए। ये सब चीज़ें जो सवाल मैंने उठाए हैं, जो बातें मैंने की हैं, इन पे विचार करें।
मेरे चैनल एक्सप्रेस साधना भारत को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।